नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं और वजह है कि कल से विश्वविद्यालय खुल जा रहा है, काशीन्द्र विश्वविद्यालय, और साथ ही हमारा डीएवी पीजी कॉलेज भी ग्रीष्मावकाश के बाद लगभग 1 माह के बाद खुलेगा। पठन पाठन का कार्य होगा, नई योजनाएं बनेगी, कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ सेमिनार्स, कुछ लेक्चर्स, कुछ इकोनॉमिक्स की बातें स्टूडेंट्स के बीच में करने का अवसर आएगा और नया एडमिशन भी होगा। एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनी है 2020 वाली, उन बच्चों को कुछ प्रोत्साहन करने का मौका मिलेगा और पूरा अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की बातें कल से हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि उसके पूर्व संध्या पर इकोनॉमिक्स की ही बातें करके आज लाइव को मैं ख़त्म करूं, क्योंकि पता नहीं रोज़ अब मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब तो ग्रीष्मावकाश था साथियों, इसलिए साथ आया था। बहुत सारे स्पिरिचुअल बातें हमने की, यात्रा की बातें की, महाराष्ट्र के विवाद पर बातें की, लेकिन साथियों कल से आज हमारे ग्रीष्मावकाश का आखिरी दिन है, आखिरी संध्या है। कल से मैं पुनः उसी उत्साह में अपने विभाग में अध्यक्ष की भूमिका में आ जाऊंगा और शायद व्यस्त भी हो जाऊं। और इधर बीच मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे शोध पर काम किए, बहुत सारे भाई साहब के विचारों पर उनको स्थापित करने के लिए कुछ योजना है, उस पर काम किए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में सफलतापूर्वक सहभागिता की और घर के पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मुझे लगा कि आज हम आपके सामने 2 मुख्य बातें कह के ग्रीष्मावकाश को घर पर समाप्त करूं और कल से एक्टिव हो जाऊं अपने महाविद्यालय में। और वो जरूरी है साथियों बात करना, और इसलिए भी बात करना जरूरी है कि इसमें पूरे भारत में एक तरह से अलग अलग जगहों पर राजनीतिक उहापोह भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर कई जगहों पर एक डिप्लोमेटिक, छुपा हुआ डिप्लोमेटिक हथियार के रूप में अपना काम कर रहे हैं और चुपके से काम कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है साथियों हमारे देश में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है और हम विकसित भारत 2047 क्यों दुनिया की आंखों में खटक रहा है। हम तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, स्थिर हैं, और दुनिया के तमाम क्राइसिस के बावजूद भारत में उथल पुथल नहीं हो पा रही, इससे दुनिया भी बेचैन है। और खास करके इस दुनिया के 2 बड़े देश, शक्तिशाली देश, जो समझ में नहीं आता है कि कौन भारत के साथ है या कौन भारत का हितैषी है या नहीं है, या भारत की रणनीति को कौन फ्लॉप करना चाह रहा है, या भारत की तेजी से बढ़ती हुई गति को कौन रोकना चाह रहा है, इस पर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत आहिस्ते आहिस्ते हमें काम करना होगा साथियों। दोनों देश हैं, एक तो पाश्चात्य का अमेरिका, शक्तिशाली देश है, कभी हमारे साथ रहता है और कभी लगता है जैसे कि भारत के विरोध में ही काम करना चाहता है। और दूसरा तो एक खुला हुआ हमारा दुश्मन है चीन, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की विफलता में उसके नाम आने के बाद बौखलाया हुआ है। पूरी दुनिया में चीन का अस्तित्व कम होता हुआ देखकर चीन भी भारत के पीछे पड़ा हुआ है साथियों। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी बात करके मुख्य रूप से सतर्क कराऊंगा देशवासियों को, भारतवासियों को, कि भारतवासी एक होकर आर्थिक दृष्टि से आर्थिक व्यवस्था के लिए एकजुट होकर इस देश में कर्तव्य करें और इस देश के आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाएं। दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। 2 महत्वपूर्ण घटना करने के लिए मैं आज लाइव आया हूं और मैंने कहा कि आज ग्रीष्मावकाश का आखिरी दिन है, कल से मुझे
इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में अध्यक्ष की भूमिका निभानी और इकोनॉमिक्स की ही बात सुबह शाम करनी होगी। इसलिए मैं पूर्व संध्या पर उसका एक लेक्चर के माध्यम से अपने को मेंटली प्रिपेयर भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, और देशवासियों को आगाह भी कर रहा हूँ। साथियों, आप जानते हैं 2 महत्वपूर्ण घटना घटी है। पहला महत्वपूर्ण घटना अमेरिका को लेकर है। आप जानते हैं कि अमेरिका में मशक्कत के बाद बिग एंड ब्यूटीफुल टैरिफ टैक्स बिल अंत में ट्रंप ने पास ही करवा लिया। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। आप इजराइल और ईरान का वॉर देख ही रहे हैं, अमेरिका की भूमिका देख रहे हैं, और जो वैश्विक घटना जो हमें प्रभावित कर रही है वही अमेरिका का यह बिल है। लेकिन भारत ने बड़े ही सूझबूझ के साथ समझौता पर बातचीत अपना शुरू किया था, और हमें लगता है कि भारत की रणनीति के आगे अमेरिका को झुकना पड़ेगा। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस समय हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक अगर प्रभावित कर रही है तो यही टैरिफ है जो अमेरिका ने पास किया है। और अगर अमेरिका के जिद के हिसाब से हमें टैरिफ देना पड़ेगा तो हमें निर्यातकों के लिए बहुत मुसीबत होगी और हमें बहुत घाटा सहना पड़ सकता है। साथियों, जो हम समझौता कर रहे हैं, जो प्रस्तावित है, वो 26% तक के अमेरिकी टैरिफ को हम टाल सकते हैं। 26% अमेरिकी टैरिफ बहुत ज़्यादा है। हम लगे हुए हैं कि हम उस समझौते को अपने बातचीत से टाल सकें। क्यों? क्योंकि भारत जो हमारा निर्यात करता है, विशेषकर जो हम जिसमें मजबूत हैं, वो कृषि है, किसान भाई और कृषि हैं। डेयरी है, वो भी कृषि का पार्ट है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में ऑटो पार्ट्स हैं। ये चारों बहुत बड़े अर्थव्यवस्था का आधार है और बहुत बड़े जनांकीय इकोनॉमिस्ट को ये फुलफिल करता है साथियों। और अगर हम ये 26% तक का टैरिफ टैक्स टाल देंगे तो इन सबको फ़ायदा होगा। इसीलिए बहुत बड़ी घटना अमेरिका में जो हो रही है उस पर निगरानी लगाए हुए हैं, और हमें अपने विकल्प के बारे में सोचते रहना होगा। साथियों, भारत के लिए इसका क्यों महत्व है? क्योंकि निर्यात और व्यापारिक विकास, इकोनॉमिक्स की भाषा में बोल रहे हैं, तो जुड़ा हुआ है। यदि यह समझौता न होता जो हम कर रहे हैं, और अमेरिका ने बाकी दुनिया को डराया हुआ है, तो आप समझ लीजिए लगभग 87%, 87% भारतीय निर्यात। अब समझिए कितनी बड़ी घटना है ये, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। 87% भारतीय निर्यात, जिसकी वार्षिक मूल्य साथियों लगभग 66 अरब डॉलर है। 66 अरब डॉलर एनुअल इसका जो है लागत है, कॉस्ट है। ये अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित होते, ये एक रिसर्च के अनुसार मैं बता रहा हूँ जो दुनिया में चल रहा है। इसीलिए ये बड़ी घटना घटी है। भारत सतर्क था, समझौता के लिए एड़ी चोटी एक किया हुआ। अगर समझौता ना होता तो समझ लीजिए कि 87% भारतीय निर्यात हमारे प्रभावित होते और 66 अरब डॉलर हमारा दांव पर लगता साथियों। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। इस देश के सारे लोगों से हमें अपील है, साइंटिस्टों से, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्टों से, हमारे इनोवेटिव साइंटिस्टों से, टेक्नोक्रेट से, प्रोफेसर से, विद्यार्थियों से, एसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, व्यापारियों से, सभी से, कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एड़ी चोटी एक करें। ऐसे दबाव में आने से अच्छा है कि हम अपने को आत्मनिर्भर बनाएं। साथियों, जो समझौता अंतरिम है वो तत्काल, ये अंतरिम है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को, बिल्कुल इंटरिम है। तत्काल टैरिफ वृद्धि जो 26% है उसको हम टाल सकते हैं। सिर्फ कोई भरोसा नहीं ट्रंप साहब का, कब उनका मुंह उखड़ जाए। और बेहतर बाजार पहुंच हम सुनिश्चित कर सकते हैं, इसीलिए इंटरिम है। फिलहाल हम अपने को मुसीबत से टाल रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। और फार्मा,
कृषि, डेयरी और ऑटो क्षेत्रों में इस पूरे समझौते से जो भारत सरकार कर रही है अपने देश के हित में, उससे निर्यातकों के आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसीलिए बहुत बड़ी घटना है। हम भी भारत के बारे में, देश के बारे में हमें सोचना होगा। हमें पॉकेट्स के बारे में नहीं सोचना। हमें बिहार चुनाव से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सनातन संगम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हमें किसी और छिटपुट घटनाओं से नहीं मतलब होना चाहिए। हमारे पूरे के पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिससे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और रोजगार सृजन और भारत का विकास दर प्रभावित होता है, अर्थशास्त्री के रूप में उस पर चिंता करनी चाहिए हमें। साथियों, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से सत्ता है, जो स्टेबिलिटी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि, और जो मुद्रा का विनिमय दर है डॉलर बनाम रुपीस, आप समझ लीजिए कि वैश्विक व्यापार तनाव के कारण जो इस समय चल रहा है पूरी दुनिया में, भारत में पूंजी निवेश धीमा हुआ है। हम लोग विकसित भारत के लिए डेस्परेट हैं। दुनिया देख रही है कि भारत बढ़ रही है, दुनिया का प्रयास होगा कि भारत का स्पीड धीमा हो। इसीलिए ये सब माहौल भारत के निवेश को धीमा करने के लिए हुआ है, जो हो भी रहा है। इस समय हमारी वैश्विक व्यापार तनाव के कारण पूंजी निवेश थोड़ा धीमा हुआ है। जिस गति से हम बढ़ रहे थे, थोड़ी गति हमारी कम हो रही है। लेकिन हमारा देश महान है। हमारे देश के नीतिकारों की हमको सराहना करनी चाहिए, खास करके आरबीआई की, जिसने पूरे अस्थिरता के बावजूद, दोस्तों ध्यान से सुनिए, कितनी बड़ी गवर्नेंस की बात मैं कर रहा हूं, गुड गवर्नेंस। जो रुपया है हमारा लगभग 85.5 यूएस डॉलर पर स्थिर बना हुआ है, इसके बावजूद, इतनी इनस्टेबिलिटी के बावजूद। और इसका कारण है रिजर्व बैंक इंडिया का हस्तक्षेप करना। बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको भी आप सबको हमको समझना चाहिए। साथियों, एक सकारात्मक व्यापार समझौता, जिसको हम लोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में देख सकते हैं, वो हम पुनः आकर्षित कर सकते हैं और रुपये पर दबाव को कम किया जा सकता है, जो हमारी उपलब्धि मानी जाएगी। साथियों, जो घटना घटी जिसके लिए मैं आया हूं, 2 घटनाओं में एक घटना पहले बता रहा हूं, जो हमारी नीतिगत दिशा है और जो निवेशकों की धारणा है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। हमने पहले कहा कि वर्तमान में 87% भारतीय कंपनियां, 87% हमारी कंपनियां घरेलू बाजार पर केंद्रित हो रही हैं, जो वैश्विक अनिश्चितता से सुरक्षा का एक बहुत बड़ा उपाय भी है। तो रास्ता में मिलता है क्राइसिस में। और अमेरिका के साथ जो कि अनिश्चित देश है, जिस पर विश्वास बहुत धैर्य से करना चाहिए, अमेरिका के साथ जो समझौता है वो गहरे आर्थिक एकीकरण और पूंजी बाजार के रुचि को प्रोत्साहित कर सकता। अगर वो हो गया तो करीब करीब होने ही वाला है। साथियों, दूसरा, विकास दर पर हमारे असर पड़ेगा, जिसके बल पर हम अपना ताना बाना इकोनॉमिक्स का खींचते हैं। आप जानते हैं कि आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने 2026 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत के विकास दर को घटा दिया है, क्योंकि अनिश्चित माहौल, अमेरिका अनिश्चित देश, अमेरिका का टैरिफ पॉलिसी और विश्व की वैश्विक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उथल पुथल, इससे आईएमएफ ने भारत के विकास दर को जो एक्सपेक्टेड था 6.5%, उसको घटाकर 6.2% बताया है। और इसका कारण भी वही है जो हमने कहा कि पहली घटना, महत्वपूर्ण घटना विश्व की जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, वो अमेरिकी टैरिफ नीति है, जो अभी पास हुआ है बहुत कम मतों से। दुनिया अमेरिका से खुश नहीं है साथियों। और वहीं विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने 2026 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत के विकास दर को पहले से 6.3 बताया था, जिसको कि उसने अभी स्थिर रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम मजबूत देश हैं, हम एक बहुत ही, जो कहते हैं ना, निर्णायक देश हैं।
हमारे देशवासियों में बहुत ऊर्जा है, शक्ति है। हमारे व्यापारी, हमारे उद्योगपति, हमारे नीतिकार स्थिर लोग हैं। हमारा देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है, इसलिए विश्व भी हमें घटा नहीं पा रहा है तनाव के बावजूद। और अगर पूरा संदर्भ देखा जाए तो जो ये मध्य पूर्व में इजराइल ईरान का संघर्ष है, उससे क्या हो रहा है, कच्चा तेल, उसकी कीमत आज भी ऊंची बनी हुई है। अब देखिए, तेल की सप्लाई पर निर्भर हैं, हमें विकल्प ढूंढना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, तो उससे हमारा कच्चे तेल की दाम की ऊंचाई आज भी ऊंची बनी हुई है। और इसीलिए हमेशा हमारे देश में इस समय इकोनॉमिक्स की भाषा में जो अच्छा नहीं है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का जोखिम बना हुआ है। हालांकि सरकार ईड़ी चोटी एक लगाकर विश्व के इन चुनौतियों को सामने खड़ी होकर अपने देशवासियों को बचा रही है। ऐसे सरकार की सराहना करनी चाहिए। अमेरिका द्वारा भारत और एशिया के अन्य देशों पर लगाए गए जो नए व्यापारिक शुल्क हैं, उसी से पूरे वैश्विक बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। भारत भी कहीं न कहीं से उससे प्रभावित हो रहा है साथियों। इसीलिए हम कह सकते हैं जो पहली महत्वपूर्ण घटना है वो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है। और इसीलिए भारत को सतर्क रहना है, भारत को मजबूत बने रखना है, भारत को फर्म रहना है। और देशवासियों से अपील है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चक्कर में न पड़कर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए हमें सबको काम करना होगा। अपने व्यवहार को, आर्थिक व्यवहार को बदलना होगा, क्योंकि यह भारत अमेरिका का जो अंतरिम व्यापारिक समझौता अभी हो रहा है, वो इस समय भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक घटना है। ये दुनिया भी देख रही है कि भारत और अमेरिका का संबंध, भारत के डिटर्मिनेशन से अमेरिका झुक रहा है और इसका प्रभाव निर्यातकों पर भारी टैरिफ से सुरक्षा के रूप में मिलेगा। मुद्रा स्थिरता और विदेशी निवेश में हमारी वृद्धि होगी और वैश्विक प्रतिकूलता जो जीडीपी के मुकाबले हम बात कर रहे हैं, वो हम लगभग 6.3 से 6.5% बनाए रखने में सफल होंगे। तो हमने सोचा कि इकोनॉमिक्स की कुछ बात करके आज हम अपने ग्रीष्मावकाश को शांत करें और कल से सक्रिय हों। ये एक पहली घटना है अमेरिका की, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और भारत की बढ़ती हुई गति से वो भी थोड़ा ईर्ष्यालु हुआ है और रह रह के बीच बीच में वो इस तरह के ब्लैकमेलिंग की प्रवृत्ति में पूरी दुनिया को डरा रहा है। लेकिन वैसे में भी भारत ने एक आर्थिक समझौता करके अपने को बचाया है। ये पहली आर्थिक घटना देशवासियों के लिए मैंने बताया। दूसरी घटना उससे अधिक खतरनाक है। उससे भारत को चिंतित भी होना चाहिए और भारत को उठ खड़ा होना चाहिए अपने किसानों के हित में, अपने अस्मिता के हित में। वो चीन तो हमारा खुला दुश्मन है। सामरिक मामले में हमसे दुश्मनी है ही है। छुपा हुआ पाकिस्तान को उसने साथ दिया, फेल हो गया। तब उसके सामने अब क्या चारा है, तो वो आर्थिक युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल चोरी छुपी नीति अपना रहा है, एलानिया नहीं है साथियों। और चीन, दूसरी घटना जो बता रहा हूं, दो महाशक्तियों का भारत के खिलाफ और भारत का उससे मुकाबला। जैसे हमारे सेना के अधिकारी ने कल कहा ना कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ा था, पाकिस्तान तो उसके लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान को परास्त किया, पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटजिक सपोर्ट करने वाले चीन को परास्त किया, और साथ ही साथ जो तुर्की जैसा देश जिसने ड्रोन दिया, उसके ड्रोन को समाप्त किया। यानी भारत एक साथ 3 बड़े दुश्मनों से लड़ा, तीनों को परास्त किया। इससे पूरी दुनिया भारत से जल रही है। तो भारत की शक्ति वहां तो काम कर रही है, लेकिन अब उसका दूसरा जवाब चीन चाल चल रहा है। और अभी हाल में साथियों, पहली अमेरिका के बाद दूसरी घटना सुन लीजिए। ये हम जनहित के लिए बात बोल रहे हैं कि दूसरी जो सबसे बड़ी घटना है वो है हाल में ही चीन ने विशेष उर्वरकों
यानी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जो चीन से आता है, भारत के जो निर्यात आपूर्ति जो है करीब 2 महीनों से रोक दी गई है। 2 महीनों से रोक दी गई है। इसमें डीएपी, जिसको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग जानते हैं, वो डाई अमोनियम फास्फेट जो भी कहा जाता है। मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में बहुत कमज़ोर रहा, साइंस में भी कमज़ोर रहा, लेकिन फिर इतना जानता हूँ कि उर्वरक में ये अमोनिया का इस्तेमाल होता है, जो जल घुलनशील, नियंत्रित मुक्ति, माइक्रोन्यूट्रिएंट और जैव उत्तेजक एवं फरली उर्वरकों सहित उच्च गुणवत्ता उत्पाद के रूप में शामिल है, जिससे फलों, सब्जियों और बागवानी जैसे फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है ये विशेष उर्वरक। अब समझिए, भारत के चीन चाल चल रहा है, एलानिया नहीं बोल रहा है, रोक रहा है, ताकि आने वाले समय में भारत के किसान परेशान हो और भारत का गवर्नमेंट परेशान हो। यह आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है साथियों, लेकिन शिपमेंट क्लियरेंस रोककर, देखिए कैसे चालाकी करता है कोई देश, कैसे एशिया में किस तरह की हरकतें होती हैं। ये देश के रूप में समझना चाहिए, देशवासियों को इस तरह की बातों को सुनना चाहिए। केवल और केवल राजनीतिक बातें, फैमिली डिस्प्यूट, एक इंडिविजुअल घटना या उपद्रव की घटना से जो टीवी में भरमार पड़ा हुआ है, उससे हटकर थोड़ा देशहित की बात को भी सुनना हमारा और आपका फर्ज है, कर्तव्य है। और हमें उस पर विचार करना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कैसे एक होना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। तो वो जो चीन कर रहा है वो आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है। क्या कर रहा है? शिपमेंट क्लियरेंस रोक दिया और इसको एक बोलते हैं चुप्पी राज लागू कर दिया, चुप हो गया। और यह कदम चीन का राजनीतिक आर्थिक तनाव और विदेशी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की नीति का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं से हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। जो स्वदेशी जागरण मंच का एक नारा है कि चीन का बहिष्कार करो, तो बहिष्कार तो करना ही है, लेकिन चीन पर हम आश्रित हैं इस तरह के कुछ आयातों पर भी, निर्यातों पर भी, तो हमें साथ ही साथ वैकल्पिक बातों को भी करते रहना चाहिए। अपने लोगों को इनोवेटिव बनाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ताकि हम चीन के विकल्प में सारा चीज़ों को तैयार कर सकें। साथियों, सारे के सारा चीज़ जो दूसरी घटना घट रही है, क्यों मैं महत्वपूर्ण मान रहा हूँ? क्योंकि ये कृषि पर ज़्यादा असर पड़ रहा है और पूरे ओवरऑल आर्थिक क्षेत्र पर इसका असर पड़ रहा है। क्या असर पड़ेगा? आप जानते हैं, किसान के लिए फसल सब कुछ है। फसल की उत्पादकता और लागत में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि डीएपी, जिसको कि चीन ने चुप्पी से रोका है, वो भारत का दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है। और इसकी कमी हो जाएगी तो फसल जब बोने का समय आएगा तो उस पर असर पड़ेगा। यही चीन की चाल है, भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने का चाल है। ये चोरी का चाल है। चीन में दम नहीं है, एलानिया नहीं रोक सकता है। चीन बर्बाद होने वाला है कुछ समय बाद। चीन की आर्थिक इंटरनल नीति करप्ट है। भारत मजबूत है, भारत हर चालों को जानता है। मैं यहाँ अर्थशास्त्री के रूप में आपको इन 2 चालों के बारे में, अमेरिका की चाल हम लोगों ने किसी तरह बैलेंस किया, दूसरा चाल चीन का, जो भारत के किसानों को प्रभावित करने जा रहा है, जिससे वैज्ञानिक परेशान होंगे। उर्वरक पर डिपेंडेंसी हमारी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पशुधन, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विकल्प की खोज, और इसीलिए हम कहते हैं कि साइंटिस्ट को कि ऐसा फसलों का निजात उत्पादन करें, बीजों का, जिससे यहाँ के अनुकूल इस तरह के डीएपी आश्रितता कम हो जाए, क्योंकि रह रह कर चीन ये काम करेगा।
तो जो चीन का चाल है उससे फसलों की उत्पादकता और लागत में वृद्धि होने का खतरा है, क्योंकि फसल के समय अगर सबसे अधिक आश्रित होने वाला जो इस्तेमाल होने वाला उर्वरक की कमी होगी तो नेचुरली सरकार के हाथ पांव फूल सकते हैं। साथियों, जून अभी जो बीता है उसमें जो स्टॉक है, जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमने खोजा है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। जो जून बीता है अभी पिछले माह 21.6 लाख टन स्टॉक था ये डीएपी का, वो घटकर मात्र 12.4 लाख टन पर आ गया है। आधा से अधिक कम हुआ है। और इससे होने खतरा क्या है? किसानों की लागत बढ़ जाएगी और ऐसे में चीन चाहता है कि किसान असंतुष्ट हो जाएं, भारत का फसल कम हो जाए और भारत में कियाओस की स्थिति हो जाए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, भारत सरकार को पता होगा, वहाँ के मंत्रियों को पता होगा ये लेकिन ये कंसर्न का विषय है देशवासियों के लिए। किसानों के बीच जाएं और चीन के चाल को बताएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का गुर सिखाएं। साथियों, जानते हैं आप कि सीमित वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता हमारे सामने हैं। भारत के विशेषज्ञ उर्वरक आवश्यकताओं का लगभग 80% चीन से आता है। अब स्वदेशी जागरण मंच वालों से हम लोग बात करते हैं, हम खुद उसके प्रांत प्रमुख जरूर हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये आश्रितता को कम करने का उपाय हमें ढूंढना होगा। नए ढंग के कृषि की बात करनी होगी, कृषि क्रांति करनी होगी चीन को जवाब देने के लिए। और इस कृषि क्रांति के लिए हमें किसानों को एकजुट करके भारत के कृषि नीति जो भारत ने बनाई थी उसको फिर से नए कलेवर में लाना होगा। चीन इस तरह के चाल चल रहा है। 80% समझ लीजिए उर्वरक हम चीन पर आश्रित हैं। कैसे हम, इसलिए चीन चुप्पा चाल चल के भारत को परेशान कर रहा है। साथियों, हालांकि हम सबको मालूम है कि हम लोग विकल्प खोज रहे हैं, खोजना चाहिए। जॉर्डन, यूरोप, रूस, उन सब देशों में हमको विकल्प खोजना है, हम खोज भी रहे हैं ताकि हमें इस चीन के चाल से निजात मिल सके। जैसे हमने अमेरिका के चाल को करीब करीब न्यूट्रलाइज किया है, चीन के चुप्पी चाल को हमको अपने वैकल्पिक देशों में पहुंचकर फसल के समय किसी भी तरह उर्वरक की कमी ना, उस पर हमको जोर देना होगा। इसलिए मैं दूसरी चुनौती के साथ आपके सामने आया हूं। साथियों, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इकोनॉमिक्स की भाषा में बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स का चिंता है, इंटरनेशनल मार्केट में फिलोस्फेट की कमी, उससे कीमतें बढ़ रही हैं जो उर्वरकों बनाने में काम आता है। इससे भारत में भी उर्वरक महंगे होंगे आने वाले समय में और खाद्यान्न की उत्पादन लागत बढ़ सकती है। और यह तब परेशान होंगे जब उपभोक्ता की कीमत तक ये दाम पहुंचेगा, तब देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। ये चिंता का विषय, इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं इस लेक्चर के माध्यम से सरकार को, नीतिकारों को, किसानों को समझा रहा हूं, आप जैसे देशवासियों को समझा रहा हूं कि ये इंटरनल अव्यवस्था के चक्कर में ना पड़ के इंटरनेशनल चालाकियों को मात देने के लिए हमें एक होना होगा। साथियों, जो सरकार, जो भारत सरकार है, जो वैज्ञानिक उर्वरक मिश्रण है, सतत खेती के विकल्प हैं और जो घरेलू उत्पादन क्षमता है, उसको तेजी से बढ़ाना होगा। इसलिए मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से अपील कर रहा हूं, वैज्ञानिकों से अपील कर रहा हूं कि खेती पर ज़्यादा जोर दें और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ावें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो टल्चर फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट है, उसे योजनाएं हैं जो घरेलू यूरिया उत्पादन करे, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसीलिए मैं ये दूसरे चिंता को लेकर आपके सामने आया था कि चीन की यह निर्यात रोक, जो ये चोरी चुप्पा नीति है, उसे उर्वरक सुरक्षा, खेती लागत
और कृषि उत्पादन क्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने का खतरा है, जिससे भारत को घरेलू उर्वरक उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम ढकेला जा सकता है। यह हमारे लिए क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हम आत्मनिर्भर बनने की कगार पर पहुंच सकते हैं। कृषि में स्थायित्व पक्षपात उस खेती को प्रोत्साहित करती है, वैश्विक औद्योगिक श्रृंखलाओं में विविधीकरण की जरूरत को उजागर करती है जो हमें करना है, तथा राजनीतिक आर्थिक राजनीतियों में तेजी और सावधानी की हम मांग करते हैं। हम कह सकते हैं साथियों, ये दोनों समस्या अमेरिका और चीन की, एक तो खुलेआम कर रहा है डंके की चोट पर और एक चोरी से कर रहा है। दोनों महाशक्ति हैं। दोनों महाशक्ति के बीच में भारत तेजी से बढ़ती हुई शक्ति बन रही है, जिसमें दोनों महाशक्तियों की नज़र लगी है। हम कह सकते हैं कि भारत को आत्मनिर्भरता, सतत कृषि और रणनीतिक तैयारी करनी होगी, और चीन और अमेरिका का जवाब एक साथ देना होगा साथियों। इसी के साथ मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आज हमने यह बात कहने के लिए आपके सामने इकोनॉमिक्स की भाषा में कि जो भारत की हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है, अब आपूर्ति श्रृंखलाओं की विविधता पर हमें जोर देना होगा। हम विविध जगहों से, विविध आयामों से अपने कृषि को मजबूत करें। हमें अपने इंटरनल या घरेलू इनोवेशंस, जिसको घरेलू नवाचार कहते हैं, उसको बढ़ाना होगा। सबको मिलकर बढ़ाना होगा। क्लासरूम से लैब तक जाना होगा और लैब से अनुभव लेके क्लासरूम को समझाना होगा। और नीतिगत सतर्कता पर हमें बहुत काम करना होगा, क्योंकि चीन द्वारा उर्वरक की आपूर्ति रोकना एक चाल है। इससे खाद्य सुरक्षा पर हमारे खतरा हो रहा है, किसान की आय पर खतरा मंडरा रहा है, और हमारे आत्मनिर्भरता के लिए एक चेतावनी भी है। हमें अपनी अस्मिता पर चोट पहुंचाने से अच्छा आत्मनिर्भरता के रास्ते में बढ़ना होगा। यही समय है, प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है और सही समय है कि भारत प्रतिक्रिया दे और सुनियोजित रणनीति के साथ आगे बढ़कर आत्मनिर्भर भारत बने। हमारा लक्ष्य विकसित भारत है। उस लक्ष्य के रास्ते में रोड़ा डालने वाले विदेशी ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब दें। शर्त है कि देशवासी एक हों, कम से कम आर्थिक मुद्दों पर। नमस्कार, धन्यवाद।